Hello students, this is Richa Agarwal. Today I am come with a new video of class 12th biology. It, Today I am start a new topic or a new unit of biology, unit number 7, and in this unit we will discuss about the genetics and evolution. In genetics and evolution there is a 3 chapters, and the first chapter is principles of inheritance and variations. Let us discuss about the principles of inheritance and variations. This video is made by me, Richa Agarwal. Now let's start principles of inheritance and variations. Firstly, हम चैप्टर को आगे पढ़ने से पहले चैप्टर के टाइटल का मीनिंग समझ लेते हैं. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस चैप्टर. इस चैप्टर का मीनिंग क्या है. फर्स्ट इज वेरिएशंस. वेरिएशंस मीन्स डेवलपमेंट एंड इनहेरिटेंस मीन्स जब कैरेक्टर्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं. दिस प्रोसेस इज़ नोन एज इनहेरिटेंस. तो आज हम जो इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वेरिएशंस और इनहेरिटेंस के जो प्रिंसिपल्स हैं, उनकी जो बेसिक रूल्स हैं कि किस तरीके से वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं और किस तरीके से वेरिएशंस उनमें हमें दिखाई देते हैं. सो लेट स्टार्ट. फर्स्ट इज़ वी नो दैट अबाउट द जेनेटिक्स. जेनेटिक्स के बारे में हम पढ़ लेते हैं. क्या है जेनेटिक्स. जो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है और अपने ही जैसे सेम काइंड के ऑफस्प्रिंग्स को डेवलप करता है, फॉर्म करता है, इट इज़ कॉल्ड जेनेटिक्स. इसकी जो स्टडी हम करते हैं वो जेनेटिक्स में करते हैं. द रिजल्टिंग ऑफस्प्रिंग मोस्ट ऑफन डू नॉट टोटली रिसेंबल द पेरेंट. जो रिजल्टिंग ऑफस्प्रिंग है ज़रूरी नहीं है कि वो अपने पेरेंट के जैसा ही रिसेंबल हो, यानी कि अपने पेरेंट के जैसा ही दिखाई दे. ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस. बायोलॉजी की वो ब्रांच जो इनहेरिटेंस और वेरिएशंस के साथ डील करती है, यानी कि जिसमें हम वेरिएशंस और इनहेरिटेंस की स्टडी करते हैं, इट इज़ कॉल्ड जेनेटिक्स. इसे हम जेनेटिक्स कहते हैं. इनहेरिटेंस द प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर्स आर पास्ड ऑन फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेनी. इनहेरिटेंस किसे कहते हैं. इनहेरिटेंस इट इज़ द प्रोसेस बाय विच, ये वो प्रोसेस है जिसमें कैरेक्टर्स पेरेंट्स से उनकी प्रोजेनी में पास्ड ऑन होते हैं, यानी कि पास्ड अवे होते हैं. एंड द व्हाट इज़ द मीन ऑफ वेरिएशन. वेरिएशन क्या है. वेरिएशन मीन्स इट इज़ द डिग्री बाय विच प्रोजेनी डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स. यानी कि वो डिग्री जिसमें प्रोजेनी जो होती है वो अपने पेरेंट्स से थोड़ी अलग होती है, यानी कि अपने पेरेंट्स से डिफर होती है. ये सब चीज़ें हम किसमें स्टडी करते हैं. जेनेटिक्स में. ह्यूमन्स न्यू बिफोर 8,000 टू 10,000. थोड़ा यहाँ गलत हो गया है बेटा. 8,000 टू 10,000 BC बिफोर क्रिस्ट, यानी कि बिफोर क्रिस्ट से पहले ही, यानी कि 8,000 से 10,000 साल से भी पहले जो ह्यूमंस थे, यानी कि इस क्रिस्ट के जन्म से पहले जो ह्यूमंस थे वो जानते थे कि जो वेरिएशंस हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से ही दिखाई देते हैं. ठीक है. वेरिएशंस इज़ ड्यू टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि जो वेरिएशंस हैं वो किसकी वजह से दिखाई देते हैं. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से दिखाई देते हैं. एक्सप्लॉइटेड वेरिएशंस प्रेजेंट इन वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स टू सिलेक्टिवली ब्रीड. यानी कि जो वेरिएशंस एक्सप्लॉइटेड होते हैं वाइल्ड एनिमल्स और प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं उनको हम सेलेक्टिवली ब्रीड कर सकते हैं और उन सेलेक्ट ऑर्गेनिज्म्स को हम ऑब्टेन कर सकते हैं डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स के साथ. नेक्स्ट होता है आर्टिफिशियल सेलेक्शन एंड डोमेस्टिकेशन. यानी कि किसी भी वाइल्ड एनिमल का हम आर्टिफिशियल सिलेक्शन और डोमेस्टिकेशन कर सकते हैं. यानी कि जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने क्या किया था. जो जंगली गायें थी उनका आर्टिफिशियल सिलेक्शन किया था और उनका डोमेस्टिकेशन किया था. उसके बाद उन्होंने उनसे जो ब्रीड ऑब्टेन की थी वो उनके डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स के साथ थी. तो उसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज़ इनहेरिटेंस. तो आपको इजीली सबको आंसर पता है. इनहेरिटेंस इज़ अ प्रोसेस. Inheritance is the process by which characters are passed on from parent to their progeny is called inheritance. What is variations? ये भी आपको पता है. It is a degree by which progeny differ from their parent. And next question is that when the rosy cow is developed, which method is developed? यानी कि रोज़ी काव को किस मेथड से डेवलप किया गया था. तो अगर आपने इसमें ध्यान दिया हो तो इट इज़ अ आर्टिफिशियल सिलेक्शन.
यानी कि उनका जो उसका आर्टिफिशियल सिलेक्शन किया गया था और डोमेस्टिकेट करके उससे डिज़ायरेबल प्रोजेनी डेवलप की गई थी। नेक्स्ट आती है कुछ टर्म्स दी होती हैं जेनेटिक्स की, उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं जेनेटिक्स के उन टर्म्स के बारे में। वो टर्म्स क्या क्या हैं? जेनेटिक इज द ब्रांच ऑफ लाइफ साइंस दैट डील विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशंस। जेनेटिक्स लाइफ साइंस की वो ब्रांच है जो डील करती है वेरिएशंस और हेरिडिटी की स्टडी के साथ। और हेरिडिटी क्या है? हेरिडिटी इज द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स। हेरिडिटी कैरेक्टर्स का ट्रांसमिशन है जिसमें पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग्स में कैरेक्टर ट्रांसफ़र होते हैं। वेरिएशंस क्या है? वेरिएशंस हैं पेरेंट्स के साथ ऑफस्प्रिंग्स में जो डिफरेंसेस, यानी कि पेरेंट्स के साथ ऑफस्प्रिंग्स में जो डिफरेंसेस शो होते हैं, रिप्रेजेंट होते हैं, दिस इज़ कॉल्ड वेरिएशंस। हेरिडिटी वेरिएशंस क्या होते हैं? जैसा कि इसके नाम से ही शो हो रहा है हेरिडिटी। हेरिडिटी मीन्स जब कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र होते हैं, यानी कि वो जो वेरिएशंस ट्रांसफ़र हो जाते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड हेरिडिटरी वेरिएशंस। दीज आर जेनेटिकल एंड इनहेरिटेबल, यानी कि ये जेनेटिकल होते हैं यानी कि जीन्स की फॉर्म में होते हैं, और इनहेरिटेबल होते हैं यानी कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास आउट होते हैं। नेक्स्ट होते हैं एनवायरमेंटल वेरिएशंस। एनवायरमेंटल वेरिएशंस किन्हें कहते हैं? एनवायरमेंटल वेरिएशंस कहते हैं जो कोई भी ऑर्गेनिज्म एक्वायर्ड करता है, यानी कि उसको वो अपने लाइफ टाइम में गेन करता है, कमाता है, ठीक है। वो जो चेंजेस होते हैं, जैसे कि कोई मज़दूर है वो बहुत ज़्यादा धूप में काम करता है और उसकी धूप की वजह से उसका रंग डार्क हो गया है, तो ये कैसा है? एनवायरमेंटल वेरिएशन है। तो ज़रूरी नहीं है कि वो ये जो जीन है वो उसके ऑफस्प्रिंग में भी ट्रांसफ़र। क्यों? क्योंकि वो धूप में काम करने की वजह से उसका रंग ब्लैक हुआ है, यानी कि उसकी स्किन का रंग ब्लैक हुआ है। तो ये कैसा है? एनवायरमेंटल वेरिएशन है, ठीक है, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र नहीं होते। इसको आप आसानी से समझ सकते हैं कि ज़रूरी नहीं कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही बने, स्विमर का बेटा स्विमर बने, पहलवान का बेटा पहलवान बने, या दुकानदार का बेटा दुकानदार बने। तो ये जो इनके जो ऑक्यूपेशंस हैं ये क्या है? ये एक्वायर्ड हैं, इनके द्वारा बनाए हुए हैं, अपने आप को उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ढाले। ज़रूरी नहीं है कि क्रिकेटर का बच्चा क्रिकेटर ही बनेगा, हो सकता है वो पहलवान बन जाए, हो सकता है वो डॉक्टर बन जाए, हो सकता है वो इंजीनियर बन जाए, कुछ भी बन सकता है, ठीक है। तो ये एक्वायर्ड होते हैं जो एनवायरनमेंट के समय में वो खुद गेन करते हैं अपने लिए। तो ये जो वेरिएशंस होते हैं ये एक्वायर्ड होते हैं और नॉन इनहेरिटेबल होते हैं, यानी कि जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र नहीं होते हैं। नेक्स्ट आती हैं फिनोटाइप्स। फिनोटाइप्स किन्हें कहते हैं? वो एक्सटर्नल अपीयरेंस किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स और जीन्स के इन्फ्लुएंस में शो होती है, इट इज़ कॉल्ड फिनोटाइपिक अपीयरेंस। यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो मॉर्फोलॉजिकल, यानी कि उसका जो फिजिकल स्ट्रक्चर है जो कि शो हो रहा है जीन्स की वजह से और एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से, उसे हम फिनोटाइप कहते हैं। जीनोटाइप किसे कहते हैं? वो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो उसके फिनोटाइप के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, इट इज़ कॉल्ड जीनोटाइपिक फैक्टर, ठीक है। यानी कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, किसी भी इंडिविजुअल का जीन जो उसके फिनोटाइप के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो उसके फिजिकल स्ट्रक्चर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसे हम जीनोटाइप कहते हैं। फिनोटाइपिक रेशो और जीनोटाइपिक रेशो किसे कहते हैं? यानी फिनोटाइपिक रेशो कहते हैं किसी पॉपुलेशन में जो करेक्ट प्रोपोर्शन होता है फिनोटाइप का, यानी कि उसकी मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर का जो करेक्ट प्रोपोर्शन होता है, रेशो होता है, इट इज़ कॉल्ड फिनोटाइपिक रेशो। ऐसे ही जीनोटाइपिक रेशो मीन्स पॉपुलेशन में जीन्स का जो करेक्ट प्रोपोर्शन होता है, इट इज़ कॉल्ड जीनोटाइपिक रेशो। व्हाट इज़ होमोजाइगस? होमोजाइगस क्या होता है? होमोजाइगस कहते हैं जब कोई भी ऑर्गेनिज्म या कोई भी इंडिविजुअल आइडेंटिकल जीन्स को कैरी करता है, यानी कि उसमें एलिलिक पेयर प्रेजेंट होते हैं किसी भी कैरेक्टर के लिए, ठीक है, सेम एलील्स प्रेजेंट होते हैं किसी भी कैरेक्टर के लिए, यानी कि आइडेंटिकल एलील्स या आइडेंटिकल जीन्स प्रेजेंट होते हैं किसी भी कैरेक्टर के लिए, इट इज़ कॉल्ड होमोजाइगस।
जैसे एग्जाम्पल के तौर पर इसमें टॉल और ड्राफ का लिया हुआ है, टॉल का कैपिटल टी से शो हो रहा है और ड्राफ का स्मॉल टी से शो हो रहा है। तो जो कैपिटल टी है इट इज़ अ होमोजाइगस, जो स्मॉल टी है इट इज़ ऑल्सो बोथ टू आइडेंटिकल जीन्स आर शोन इन अ generation it is called homozygous. Heterozygous when an individual having unidentical genes in an allelic pair for a character, किसी भी कैरेक्टर के लिए जो एलिलिक पेयर होता है वो अनआइडेंटिकल जीन्स के साथ होता है, यानी कि एक अलग और एक अलग, यानी कि कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। ठीक है, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। तो ये क्या है, दोनों में अलग अलग एलीज प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या बन गए हमारे हेट्रोजाइगस ट्रेट्स। तो ये हमारे हेट्रोजाइगस ट्रेट्स हो गए जिसमें अनआइडेंटिकल जीन्स प्रेजेंट होते हैं किसी भी कैरेक्टर के उसे हम हेट्रोजाइगस एलील्स कहते हैं। डोमिनेंट जीन कहते हैं जब हेट्रोजाइगस कंडीशन में कोई भी कैरेक्टर शो होता है, रिप्रेजेंट होता है जीन्स के द्वारा, इट इज़ कॉल्ड डोमिनेंट जीन। जैसे मानकर चलिए कि हमारे पास 2 प्लांट्स हैं, एक में रेड रोज़ है एक में वाइट रोज़ है। ठीक है, तो जब हमने इनके बीच में क्रॉस कराया तो हमें कौन सा जीन मिला, हमें रेड रोज़ मिला। दूसरा जो हमें जो प्रोजेनी मिली क्रॉस कराने के बाद वो हमें रेड रोज़ की मिली। तो रेड रोज़ जो होगा वो उसमें डोमिनेंट जीन होगा, यानी कि जो आइडेंटिकल जीन है जब वो अनआइडेंटिकल जीन्स के साथ अपने आप को शो करता है इट इज़ कॉल्ड डोमिनेंट जीन। रिसेसिव जीन जो अपने आप को एक्सप्रेस करने में फेल हो जाता है, यानी कि जो अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने में फेल हो जाता है हेट्रोजाइगस कंडीशन में, इट इज़ कॉल्ड रिसेसिव जीन। एग्जाम्पल के तौर पर कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। तो हेट्रोजाइगस है ये कंडीशन। हेट्रोजाइगस में कैपिटल टी जो हो रहा है वो टॉलनेस के लिए, अगर वो प्लांट में शो हो रहा है टॉलनेस का कैरेक्टर तो टी जो होगा वो हमारा डोमिनेंट होगा, और इसमें जो स्मॉल टी है वो क्या हो गया, कैपिटल टी के साथ हाइड हो गया है। ठीक है, तो इट इज़ कॉल्ड रिसेसिव जीन। नेक्स्ट है हाइब्रिड। हाइब्रिड किसे कहते हैं, कैरेक्टर्स में जब डिफ़र होते हैं और 2 पेरेंट्स जब कैरेक्टर्स में डिफ़र होते हैं उनके बीच में जो क्रॉस कराने के बाद जो प्रोजेनी मिलती है इट इज़ कॉल्ड हाइब्रिड वेराइटी, उसे हम हाइब्रिड वेराइटी कहते हैं। बैक क्रॉस किसे कहते हैं, जब F1 हाइब्रिड और पेरेंट्स के बीच, यानी कि उसके एक पेरेंट्स के बीच में क्रॉस कराया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड बैक क्रॉस। यानी कि हमारा पेरेंट क्रॉस, पेरेंट और उसके साथ जो हमारी हाइब्रिड यानी F1 जनरेशन जो हमें मिली थी, जब हम पेरेंट और हाइब्रिड यानी कि एक होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस के बीच में जब हम क्रॉस कराते हैं दैट इज़ कॉल्ड बैक क्रॉस। टेस्ट क्रॉस किसे कहते हैं हम, जब हम हाइब्रिड और होमोजाइगस, ठीक है, उसके रिसेसिव पेरेंट यानी कि होमोजाइगस कौन सा, रिसेसिव पेरेंट के साथ जब हम उसका क्रॉस कराते हैं तो जो हमें जनरेशन मिलती है इट इज़ कॉल्ड टेस्ट क्रॉस। तो इसका जो यूज़ किया जाता है टेस्ट क्रॉस का, वो किया जाता है किसी भी हाइब्रिड के जीनोटाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए। किसी भी हाइब्रिड वैरायटी के जीनोटाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए टेस्ट क्रॉस किया जाता है। नेक्स्ट बात आती है हमारे पास ग्रेगर जॉन मेंडेल। क्योंकि जेनेटिक्स के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन दी है वो हमें ग्रेगर जॉन मेंडेल ने दी है, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है और इनको आज के समय में फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स के नाम से भी जाना जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडेल पहले ऐसे बायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने मैथमेटिकल और स्टैटिकल एनालिसिस के द्वारा बायोलॉजी में इनहेरिटेंस की प्रोसेस को एक्सप्लेन किया है। ग्रेगर जॉन मेंडेल ने हेरिडिटी के प्रिंसिपल्स को डेवलप किया है और इन्होंने ही सबसे पहले गार्डन पी प्लांट यानी कि पाइजम सटाइवम पर 7 ईयर्स तक एक्सपेरिमेंट करके इनहेरिटेंस के लॉज को रिप्रेजेंट किया है, इसीलिए इनको फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स भी कहा जाता है। Although the significance of his work was not recognized during his lifetime, it has become the basis for the present day field of genetics। यानी कि इनके वर्क को इनके लाइफ टाइम में रिकॉग्नाइज नहीं किया गया था, जबकि जो आज के दिन में इसको फील्ड ऑफ जेनेटिक्स के रूप में यूज़ किया जाता है। मेंडेल ने क्या क्या चीज़ें बताई थी, फर्स्टली इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन को कंडक्ट किया था, यानी कि आर्टिफिशियल पॉलिनेशन या क्रॉस पॉलिनेशन के थ्रू इन्होंने गार्डन पी प्लांट पर एक्सपेरिमेंट किए अबाउट 7 ईयर्स, एंड वो 7 ईयर्स थे 1856 टू 1863 तक।
और इन्होंने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को प्रपोज किया था। लगभग 7 सालों तक पाइजम सटाइवम पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए और लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को प्रपोज किया। इन्होंने सबसे पहले मैथमेटिकल लॉजिक और स्टैटिकल एनालिसिस को अप्लाई किया बायोलॉजी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। ठीक, नेक्स्ट इन्होंने बहुत लार्ज नंबर ऑफ सैंपल्स पर स्टडी की। मानकर चलिए कि मैं आपको एग्जांपल दूं कि आप 2 लोग हो, 2 में से एक को कोविड हो गया, तो आप क्या कहेंगे कि 50% जनरेशन को तो यहाँ कोविड हो जाता है। क्यों भाई, क्यों हो जाता है 50% जनरेशन को? क्योंकि आप बहुत छोटे हो, बहुत कम अमाउंट में हो। और अगर मैं कहूँ कि 1000 पर्सनस में से 1 पर्सन को कोविड हुआ है, तो आप क्या कहेंगे कि 1000 में से 1 यानी कि 1/1000 पर्सन। तो यहाँ पर उन्होंने लार्ज सैम्पलिंग ली थी, जिससे जो क्रेडिबिलिटी डाटा है उसका जो प्रपोर्शन, जो उसका करेक्शन निकला वो बहुत ज़्यादा सही निकल के आया। ठीक है, एक्सपेरिमेंट किए थे उन्होंने किस पर? पी लाइन्स पर, यानी कि ट्रू ब्रीडिंग ऑफ पी लाइन्स पर किए थे, जिससे उन्होंने उस पर कंटिन्यूस सेल्फ पॉलिनेशन कराते रहे वो। नेक्स्ट है कंफर्मेशन ऑफ इन्फ्लुएंस फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स ऑन सक्सेसिव जनरेशन ऑफ टेस्ट प्लांट्स। उसके बाद उन्होंने क्या किया, जो उनके एक्सपेरिमेंट्स थे टेस्ट प्लांट्स की जो सक्सेसिव जनरेशन्स थी उन पर जो उनके एक्सपेरिमेंट्स थे उस पर उन्होंने कंफर्मेशन दिया। ठीक है, कि ये चीज़ें इस तरह से सही हैं, और उन्होंने इनहेरिटेंस के जनरल रूल्स को प्रूव कर दिया। मेंडल इन्वेस्टिगेटेड 2 अपोजिट ट्रेड्स। मेंडल ने 2 अपोजिट ट्रेड्स को इन्वेस्टिगेट किया, जैसे टॉल एंड ड्राफ, येलो एंड ग्रीन सीड्स। ये थे मेंडल के 7 पेयर ऑफ कैरेक्टर्स जिसको उन्होंने पी प्लांट में देखा था। वो कौन कौन से थे? स्टेम की हाइट, ये कैरेक्टर्स हैं और ये ट्रेड्स हैं। कैरेक्टर्स किन्हें कहते हैं? यानी कि जो कोई भी एक कैरेक्टर, जैसे हाइट है तो उसका जो ट्रेड होगा वो कैसे होगा? लॉन्ग एंड शॉर्ट, यानी कि टॉल एंड ड्राफ, तो ये उसका ट्रेड हो जाएगा। कैरेक्टर क्या होगा? वर्ड दोनों सिनोनियम में बहुत लिटिल बिट डिफरेंस है दोनों के बीच में। कैरेक्टर यानी कि कोई भी एक कैरेक्टर, उसके 2 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड प्रेजेंट होंगे उसके अंदर, यानी कि शॉर्ट एंड हाइट, यानी कि दोनों अपोजिट ट्रेड्स यानी अपोजिट कैरेक्टर्स उसके अंदर प्रेजेंट होंगे। हाइट के अंदर लॉन्ग, शॉर्ट, टॉल, ड्राफ। फ्लावर कलर्स वाइट, वॉयलेट। फ्लावर पोजिशन एक्सियल एंड टर्मिनल। पॉड शेप इन्फ्लेटेड एंड कॉन्स्ट्रक्टेड। इन्फ्लेटेड मीन्स फुला हुआ, फुल, और कॉन्स्ट्रक्टेड मीन्स सुकड़ा हुआ। पॉड कलर ग्रीन येलो। सीड शेप राउंड रिंकल। सीड कलर येलो ग्रीन। नेक्स्ट इज, उसके बाद मेंडल ने 1 इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन दिया। इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन क्या था? कि एक जीन इनहेरिटेड होता है, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया? इस इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन को मोनोहाइब्रिड क्रॉस के नाम से भी जानते हैं, यानी कि जब उन्होंने एक ही कैरेक्टर को लेकर प्लांट्स में एक्सपेरिमेंट्स को किया था। उसमें उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने F1 जनरेशन डेवलप की थी, यानी कि 2 होमोजाइगस ट्रेड्स लिए, एक टॉल और एक ड्राफ। जब उन्होंने इसके बीच में क्रॉस कराया तो जो उन्हें F1 जनरेशन यानी कि फिलेरिया जनरेशन जो मिली वो मिली टॉल, यानी कि सारी की सारी जनरेशन कैसी मिली? टॉल मिली। ये देखिए टी, ये दोनों होमोजाइगस हैं। ये ड्राफ के लिए लिया उन्होंने, इससे गैमेट निकाले टी, इससे गैमेट्स निकाले स्मॉल टी। जब इन्होंने क्रॉस कराया